ध्यान से देखिए बेटा, ये पुलिस की कार है, ये 90 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। 200 मीटर दूर एक थीफ ने इस पुलिस को आते हुए देखा, जो शुरुआत में रेस्ट में था। तो अचानक से उसने गाड़ी को एक्सेलरेट करना शुरू किया ए नॉट एक्सेलरेशन से, और वो अचानक से बहुत ज्यादा नहीं करना चाहता एक्सेलरेशन, तो वो मिनिमम वैल्यू एक्सेलरेशन की देना चाहता है कार को, सो दैट पुलिस उसको ना पकड़ पाए। तो ये आपको बताना है, इसको कैसे करेंगे। तो देखिए, अगर हम चोर के रेस्पेक्ट में पुलिस को देखना शुरू करें, तो चोर के रेस्पेक्ट में देखना है तो चोर को किस में मान लेंगे, रेस्ट में। थीफ इज इन रेस्ट। नाउ पुलिस वैन, इसकी जो वेलोसिटी, इसका जो सेपरेशन है अभी, सिंस ये रेस्ट में हो गया, तो अब जो सेपरेशन है वो है 200 मीटर। और अब हम चाहते हैं कि ये पुलिस की कार इसको ना पकड़ पाए। चोर तो रेस्ट में आ गया और पुलिस इसको ना पकड़ पाए, तो पुलिस की वेलोसिटी कितनी दिखाई दे रही है इसको। पुलिस की वेलोसिटी दिखाई दे रही है अभी शुरुआत में एट इनिशियल टाइम t इक्वल टू 0 पर, up with respect to thief, that is up minus ut, which is 90 किलोमीटर पर आवर। तो इनिशियली थीफ की पुलिस की स्पीड इतनी दिख रही है। नाउ ये स्पीड बढ़ती हुई दिख रही है उसको या घटती हुई, ये कैसे पता करें। तो इसके लिए आपको एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थीफ निकालना पड़ेगा, और एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस माइनस एक्सेलरेशन ऑफ थीफ करना पड़ेगा। ना पुलिस का एक्सेलरेशन 0 है, थीफ का एक्सेलरेशन आपका कितना आएगा। पुलिस का एक्सेलरेशन आपका 0 है, थीफ का एक्सेलरेशन कितना आएगा बताइए। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ थीफ। तो पुलिस का एक्सेलरेशन 0 है, थीफ का एक्सेलरेशन हमें निकालना है, तो ये माइनस ए नॉट आ गया। तो सिंस पुलिस की वैन का जो एक्सेलरेशन है वो चोर को नेगेटिव दिखाई दे रहा है, इसका मतलब पुलिस की वैन की जो स्पीड है वो धीमे धीमे डिक्रीज होती हुई दिखाई देगी चोर के रेस्पेक्ट में। यानी कि ये कार धीमे धीमे स्लो हो रही है, और कार ठीक तक ना पहुंच पाए, इसके लिए जरूरी क्या है कि ये ए नॉट एटलीस्ट इतना हो कि इसकी वेलोसिटी 0 हो जाए चोर से पहुंचने से पहले। अगर ये ए नॉट बहुत ज्यादा कर दोगे तो हो सकता है ये बीच में ही 0 हो जाए, लेकिन वो कह रहे हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ ए नॉट। तो इसका मतलब ये गाड़ी चलती रहे और जस्ट 0 वेलोसिटी कब हो, चोर को पकड़ने से जस्ट पहले, चोर को पकड़ने से जस्ट पहले। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है कि इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है पुलिस की विद रिस्पेक्ट टू थीफ, ये 0 हो जस्ट बिफोर कैचिंग द थीफ, जस्ट बिफोर कैचिंग द थीफ। ठीक है, तो यहां पर जस्ट बिफोर कैचिंग द थीफ, अब आप अगर ये रिजल्ट यूज करें तो एस पी टी आपका है 200 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया है इसने, 200 मीटर। तो अब हम जब फॉर्मूला लगाएंगे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो v रिलेटिव का स्क्वायर ये आपका आ जाएगा, v रिलेटिव का स्क्वायर u रिलेटिव का स्क्वायर 2a रिलेटिव s रिलेटिव। तो v रिलेटिव आपकी हो गई 0, u रिलेटिव का स्क्वायर कितना आएगा, तो 90 इंटू 5/18 का होल स्क्वायर माइनस 2a0 इंटू 200। तो यहां से सॉल्व किया तो 5 25 बना, तो दिस इज 25 is equal to 2a0 into 200। तो यहां से सॉल्व किया तो a0 आपका कितना आ गया बेटा, a0 इट इज 400, 25 divided by 400, this is the answer, 25 divided by
100, 200 मीटर डिस्टेंस है और यूपीटी आपका कितना आया, ये कुछ गड़बड़ लिख गया है कहीं, 90 किलोमीटर पर आवर है। यूपी आपका आया था 25। अच्छा 25 का स्क्वायर आपका बनेगा 625। हाँ ये बना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो मिनिमम एक्सेलरेशन जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए बेटा। क्या ये क्लियर है? हाँ मी बोलो बेटा। सर ये 5/18 कैसे आया? क्या कह रहे हो? सर ये 19 to 5/18 कैसे आया? ये कैसे आया? ये बेटा देखो, स्पीड तो दे रखी है ना मी, वो स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में दी है। ये स्पीड किस में दी है? किलोमीटर पर आवर में। देखो इधर, ये जो क्वेश्चन में आपको स्पीड दी थी वो 90 किलोमीटर पर आवर दी थी और हमें इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो 90 इंटू 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर और 1 आवर में होते हैं 3600 सेकेंड। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो गए और 90 इंटू ये बना 5/80। तो हम यहाँ पर जो स्पीड है उसको मीटर पर सेकंड में लिख रहे हैं। क्या ये क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, यस सर, यस सर। चलो तो ये बात हो गई। मतलब आप ध्यान से देखें कि अगर वो कह रहा है कि चोर का मिनिमम एक्सेलरेशन बताओ सो दैट ये इसको ना पकड़ पाए, तो मिनिमम सेपरेशन आपकी क्या आएगी? 0। मतलब वो जस्ट पुलिस वाला चोर तक पहुंचेगा और फिर चोर भाग जाएगा, नहीं पकड़ पाएगा। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, इसी में जो अगला क्वेश्चन है आपके पीडीएफ में, क्वेश्चन नंबर 9। अगर आपके सामने पीडीएफ है तो आप उसको ओपन कर सकते हैं। वो कह रहा है पिछले वाले क्वेश्चन में, सपोज इन द प्रीवियस प्रॉब्लम ही स्टार्ट विथ a is equal to 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो तुमने आंसर कितना निकाला? 625/400 है ना? तो ये लेस देन 20 है। अगर मैं ये कह रहा हूं कि जो चोर है जो पहले 200 मीटर पे था और पुलिस आ रही थी 25 मीटर पर सेकंड से, और चोर ने जैसे ही इस पुलिस को देखा तो वो अब भाग रहा है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। मान लो ये चोर का एक्सेलरेशन है एट t इक्वल टू 0 पर। मतलब चोर जो है और तेज एक्सेलरेशन से भागना शुरू करता है। तो एक बात तो पक्की है कि इस बार क्या ये पुलिस की जीप इस चोर के पास तक पहुंच पाएगी? बिल्कुल। बताओ, ये बताओ मुझे, बताओ बेटा। सर पहुंच जाएगी क्योंकि सर पुलिस की जो स्पीड है वो 25 मीटर पर सेकंड है और इसकी थीफ भी 20 मीटर पर सेकंड पे है। हाँ बेटा देखो, ये जो तुमने अभी अभी कहा ये तो स्पीड है और ये क्या है? एक्सेलरेशन। अगर इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड होती तो आप ये कह सकते हो कि हाँ वो कार पकड़ लेगी इसको। लेकिन एक्सेलरेशन अलग चीज होती है बेटा और स्पीड अलग चीज होती है। यस सर। समझे? कभी भी ऐसे नहीं देखना है कि इसकी वेलोसिटी ना एक्सेलरेशन से ज्यादा है। एक्सेलरेशन ये 20 क्या बता रहा है पता है आपको? कि अगले 1 सेकंड में इसकी स्पीड 0 से कितनी होने वाली है? 20। 0 से 20। 20 और फिर अगले 1 सेकंड के बाद 2 सेकंड में कितनी हो जाएगी? 40। 40। तो क्या फिर वो पकड़ पाएगा जीप कभी उसको? नो सर। हाँ तो ये चीज समझो, एक्सेलरेशन अलग चीज है और वेलोसिटी अलग चीज है।
तो अब मुझे ये बताओ, ये 25 मीटर पर सेकंड कोई अलग चीज थोड़ी है, 90 किलोमीटर पर आवर ही है। तो पिछला क्वेश्चन जो था उसमें, अच्छा मुझे बताओ, चलो छोड़ दो पिछला क्वेश्चन, इसी को देखो। मान लो आपसे कोई कह रहा है कि एक पुलिस आ रही है, वो 25 मीटर पर सेकंड से आ रही है, और ये चोर शुरुआत में t=0 पर रेस्ट में था। फिर उसने देखा जैसे ही पुलिस आ रही है तो ये भागने लगा, और जब ये भागने लगा तो इसका जो एक्सेलरेशन है भागने का वो 20 है। आप मुझे ये बताओ, क्या पुलिस चोर को कभी पकड़ पाएगी या नहीं पकड़ पाएगी? बताइए। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि क्या पुलिस चोर को पकड़ पाएगी या नहीं पकड़ पाएगी। तो ये कैसे पता करें, बताओ। जब भी कभी इस तरीके के पकड़ा पकड़ी के क्वेश्चन आए, सबसे पहले आपको क्या करना है, चोर को रेस्ट में बना लेना है। चोर को किस में कर लेना है, रेस्ट में। तो चोर अगर रेस्ट में करोगे तो इसका मतलब थीफ के रेस्पेक्ट में चीजें देखनी है। थीफ के रेस्पेक्ट में, रेस्पेक्ट टू थीफ, यानी कि थीफ को अगर मैं रेस्ट में मान लूं तो फिर पुलिस का जो मोशन है उसको एनालाइज करना है। पहली चीज जो आपको समझनी है कि आई हैव टू अज्यूम थीफ इन रेस्ट। तो थीफ को रेस्ट में मानते हुए इस पुलिस की जो इनिशियल वेलोसिटी दिखाई देगी वो कितनी होगी, जो एक्सेलरेशन दिखाई देगा वो कितना होगा, ये आपको पता करना है। तो अब अगर इनिशियल वेलोसिटी हम देखें तो ये दिखेगी 25 माइनस 0, और एक्सेलरेशन देखें तो 0 माइनस 20, यानी कि ये आ गया 25 और ये आ गया -20। तो एक बात तो पक्की है कि थीफ के रेस्पेक्ट में जब हम पुलिस को देख रहे हैं तो इसका एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब इसकी स्पीड धीमे धीमे कम हो रही है, यानी कि इस शोर को ये पुलिस धीमे धीमे स्लो होती हुई दिख रही है। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या पुलिस चोर को पकड़ पाएगी? तो वो डिपेंड करेगा कि इस पुलिस की स्पीड 0 कहां जाकर हो रही है। इनके बीच में जो सेपरेशन है, रिलेटिव सेपरेशन, दैट इज 200 मीटर। तो अगर पुलिस की स्पीड 200 मीटर से पहले ही 0 हो गई तो नहीं पकड़ पाएगी, और अगर पुलिस की स्पीड 200 मीटर के बाद 0 हुई तो पकड़ लेगी। इसका मतलब 200 मीटर तक 0 नहीं हो रही है अगर, तो वो पकड़ लेगी पुलिस चोर को। क्या ये बात समझ आ रही है कि नहीं, बताओ। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि आपको बेसिकली क्या निकालना है कि इस पुलिस की स्पीड 0 कब होगी, किस डिस्टेंस पर। तो आई वांट टू कैलकुलेट एस रिलेटिव, ये तो सेपरेशन है, दिस इज द सेपरेशन। आई वांट टू कैलकुलेट एस रिलेटिव फॉर विच v रिलेटिव इज 0। तो ये आपका आएगा v रिलेटिव का स्क्वायर इज इक्वल टू u रिलेटिव का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a रिलेटिव इंटू s रिलेटिव। तो अब जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे बेटा, अब आप जब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, v रिलेटिव 0, u रिलेटिव आपका आ जाएगा 25 का स्क्वायर -2 इंटू 20 इंटू s रिलेटिव। तो s रिलेटिव आपका आ जाएगा 625 डिवाइडेड बाई 40। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे इट इज लेस देन
200 meter. It is less than 200 meter. इसका मतलब पुलिस की जो वैन है वो चोर को पकड़ने से पहले ही रेस्ट में आ जा रही है। चोर को पकड़ने से पहले ही रेस्ट में आ जा रही है, यानी कि ये इधर ही कहीं रेस्ट में आ जा रही है और उसके बाद फिर ये यही रेस्ट में नहीं बनी रहेगी क्योंकि इसका एक्सेलरेशन है -20, तो ये वापस फिर चलना शुरू कर देगी। तो अगर मैं आपसे कहूं कि जो मिनिमम सेपरेशन है चोर और पुलिस के बीच में, मिनिमम सेपरेशन मतलब कितना पास आ पाई है, वो हम कह सकते हैं दैट मिनिमम सेपरेशन इज 200 माइनस ये जो आपने निकाला 625/40। इतनी दूर चलने के बाद वो वापस आने लग गई, यानी कि 200 में से ये डिस्प्लेसमेंट अगर घटा दे तो दिस इज इक्वल टू मिनिमम सेपरेशन। दिस इज इक्वल टू मिनिमम सेपरेशन। क्या ये क्लियर हुआ बेटा? बताइए, बोलो। तो अब हमने क्या सीखा, ध्यान से समझो। हमने ये सीखा कि अगर दो चीजें चल रही हैं और एक कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, दूसरी कुछ एक्सेलरेशन से चल रही है, भाग रही है, तो क्या वो एक दूसरे को पकड़ पाएंगी या नहीं पकड़ पाएंगी? पहला तो ये सीखा हमने। दूसरा, अगर नहीं पकड़ पाएंगी तो उनके बीच में मिनिमम सेपरेशन कितना होगा, व्हाट इज द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन देम। तो एक बात हमने यहाँ पर जो नोट करके सीखी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज minimum separation, minimum separation between two moving object, two moving object कब होता है? Two moving object is when relative velocity between them is zero. Relative velocity between them is zero. क्या ये क्लियर है बेटा? बताओ। Minimum separation between two moving object is zero when relative motion between them is zero. क्या ये बात क्लियर है? बताइए, is this thing is clear to you? दो चीजों के बीच में मिनिमम सेपरेशन तभी होगा जब उन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगी, यानी कि दोनों की स्पीड क्या होगी? सेम। क्या ये पॉइंट क्लियर है सभी को? जल्दी बताएं। मीट, इज दिस पॉइंट इज क्लियर? ठीक है। इसके बाद टॉपिक 1 में नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज एग्जांपल नंबर 11, जो पीडीएफ आपको मिलेगी उसमें एक वर्ड है। देखो, हमने कई बार गन चलाई होगी, ठीक है, ये एक गन है और इसमें एक बुलेट है, ठीक है। तो जब हम गन को फायर करते हैं तो बेसिकली बुलेट आगे निकलती है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट ये है, और ये मान लीजिए ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो जब हम बुलेट को फायर करते हैं तो उस समय बुलेट की स्पीड ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वीबीजी, और मान लीजिए हम भागते हुए फायर करते हैं, जैसे हम भाग रहे हैं और फिर फायर कर रहे हैं, तो जब हम पिस्टल को हाथ में लेके भाग रहे हैं तो गन की स्पीड कितनी है? वेलोसिटी ऑफ गन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और भागते हुए गन से जब आप बुलेट फायर करेंगे
तो बुलेट की कुछ स्पीड आएगी। तो अगर मैं ये कहूं व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बुलेट, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बुलेट with respect to gun, what is the velocity of bullet with respect to gun, तो इसको हम कहते हैं velocity of bullet minus velocity of gun, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। और ये जो चीज लिखी हुई है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन, इसी को एक टेक्निकल टर्म से हम बोलते हैं मजल वेलोसिटी। ये वर्ड आप याद रखेंगे, मजल वेलोसिटी। तो अब न्यूमेरिकल पे कभी भी अगर आपको ये लिखा हुआ दिखे कि व्हाट इज द मजल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, इसका मतलब वो क्या पूछ रहा है आपसे, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन, और वो आप निकालेंगे बीवीजी माइनस बी गन करके। क्या ये बात क्लियर हुई, मजल वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या होती है, क्या ये क्लियर हुआ? ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कैसा आता है, वो कह रहा है कि गन इज माउंटेड ऑन ए पुलिस, ये पुलिस की कार है, ठीक है, और इसके ऊपर एक गन लगी हुई है लाइक दिस, ठीक है। पुलिस जो है वो 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, पुलिस की कार, और वो कह रहा है कि इफ द muzzle velocity, if the muzzle velocity of bullet, if the muzzle velocity of the bullet is 60 meter per second in the direction of motion, in the direction of motion of police car, of police car, then find the velocity, then find the velocity of bullet, then find the velocity of bullet with respect to ground. I hope question clear होगा। If the muzzle velocity of bullet is 60 meter per second in the direction of motion of police car, then find the velocity of bullet with respect to ground. बताइए क्या आंसर आएगा मीत? अगर मजल वेलोसिटी की डेफिनेशन आपको क्लियर है तो कर सकते हैं आप ये क्वेश्चन, बताइए व्हाट विल बी द आंसर। मजल वेलोसिटी हमें पता है क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट with respect to gun, that is velocity of one bullet minus velocity of gun। मजल वेलोसिटी आपको दे रखी है 60 और बुलेट की स्पीड पूछी गई है, गन की स्पीड सिंस गन कार के ऊपर है तो कार की स्पीड 20 है तो गन की स्पीड भी कितनी होगी 20, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी हो जाएगी 80 मीटर पर सेकेंड। क्या ये पॉइंट क्लियर है आपको? बताइए। यस मीत पूछना चाह रहा है कुछ, बताइए मीत क्या पूछना चाह रहे हैं। ट्रांसफर बताने के लिए हैंड रेज किया था। अच्छा अच्छा, यही आ गया आंसर सेम। सर 80 मीटर पर सेकंड ही आया है। हाँ गुड, करेक्ट है, करेक्ट है। अब देखिए नेक्स्ट जो कंसेप्ट है मजल वेलोसिटी के बाद अगला जो कंसेप्ट है, जो लैंग्वेज आपको क्लियर होनी चाहिए, टाइम बता देना बेटा मुझे, लगातार है क्या लेक्चर? सर 2 लेक्चर हैं। लगातार है ना? यस हाँ सर। ठीक है ठीक है।
देखो नेक्स्ट जो कंसेप्ट है आपका दैट इज रिवर के अंदर स्विमर का मोशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान समझो। रिवर स्विमर, देखो बेसिकली रिवर स्विमर मोशन में आप ध्यान से समझिए कि मान लीजिए यहाँ एक नदी है और नदी भी क्या, आप ये मान लो, ये कह दो कि स्विमिंग पूल है। पहले ये देखो, दिस इज ए स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल में पानी कैसा होता है, रेस्ट में। स्विमिंग पूल में जो पानी भरा होता है वो रेस्ट में होता है, मतलब पानी का अपना खुद का कोई मोशन नहीं होता। जब आप स्विमिंग पूल में तैरते हैं तो स्विमिंग पूल में जब आप तैरते हैं तो आप अपने एफर्ट लगाते हैं तैरने के लिए, खुद से ऐसे ऐसे, ठीक है। और जब आप ऐसे ऐसे तैरते हैं तो आप कुछ स्पीड से तैरना शुरू करते हैं, और मान लो t=0 पर यहां से तैरना शुरू किया और स्विमिंग पूल की लेंथ जो है वो l है, और आप यहां पहुंच गए t=t0 पर। तो हम कहते हैं कि आपके जो तैरने की स्पीड है दैट इज इक्वल टू l/t0। तो रुके हुए पानी में जब आप चलने की कोशिश करते हो तो हम ये कह सकते हैं, एक बात तो पक्की है कि रुके हुए पानी में जब आप चल रहे हो तो आपको टाइम लग रहा है l/t0। तो हम कहते हैं कि ये आपके स्विम करने की स्पीड है। दिस इज द स्पीड ऑफ स्विमर, दिस इज द स्पीड ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। कैन आई से दिस? भाई पानी में अगर बाहर निकल के किसी आदमी से कहा जाए कि जाओ यहां से यहां तक पहुंचो, तो डेफिनेटली उसकी जो स्पीड होगी अर्थ पर, वो सेम टाइम लगेगा या अलग टाइम लगेगा, बताइए। बोलो बेटा। यस। सर अलग टाइम लगेगा सर अर्थ पे। क्या कर रहे हो? सर अलग टाइम लगेगा। अलग टाइम लगेगा, कम लगेगा, ज्यादा लगेगा? सर सर ज्यादा लगेगा अर्थ पे। अर्थ पे ज्यादा टाइम लगेगा? यस सर। अच्छा ऐसे बताओ, तुमसे कहा जाए कि तुम्हें एक स्विमिंग पूल में तैर के जाना है एक जगह से दूसरी जगह, और दूसरा ऑप्शन बाहर निकल के तुमसे कहा जाए कि तुम बाहर निकल के भाग के भी जा सकते हो, तो किस केस में जल्दी पहुंचोगे दूसरे किनारे पे? सर भाग के। भाग के। तो इसका मतलब टाइम कम लगेगा ना बेटा, है ना। तो इसका मतलब एयर में हमारी स्पीड अलग है और पानी के अंदर हमारी स्पीड अलग हो जाती है। यस सर। स्विम करने की स्पीड कैपेसिटी अलग है हमारी, क्योंकि स्विम में हम हाथ और पैर दोनों यूज कर रहे हैं, पानी को धकेल रहे हैं, पानी हमें धकेल रहा है, तब जाके हमारी स्पीड बन रही है, ठीक है। सो वी कैन से कि पानी के, रुके हुए पानी के अंदर जो हमारी स्पीड होती है उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, विद रिस्पेक्ट टू वाटर। कैन आई से दिस? बोलो बेटा, बोलो जल्दी। हाँ, ठीक है। अच्छा मतलब स्विमर जिस स्पीड से रुके हुए पानी में तैरेगा उसको हम नाम देंगे वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, एंड दिस इज इक्वल टू l/t0। ठीक। अच्छा मान लो यहाँ पर स्विमिंग पूल के बाहर एक आदमी खड़ा है और वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है,
तो इस बाहर खड़े आदमी को आपकी स्पीड क्या दिखाई देगी? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ए ऑब्जर्वर प्लेस्ड ऑन ग्राउंड, ये कितनी होगी? तो अगर मैं यहां से इसको लिखूं खोल के, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू एल बाई टी नॉट, और वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये बनेगा। नाउ वाटर स्विमिंग पूल में कैसा है? रेस्ट में। वाटर स्विमिंग पूल में कैसा है? रेस्ट में। तो ये वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है? 0। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपका किसके इक्वल आ जाएगा अभी? एल बाई टी नॉट के। यानी कि स्विमिंग पूल के अंदर अगर एक स्विमर तैर रहा है तो पानी के अंदर खड़े हुए आदमी को भी उसकी स्पीड जो दिखाई देगी, अर्थ पे खड़े आदमी को भी उसकी स्पीड वही दिखाई देगी। क्या ये बात क्लियर है? बोलो। अगर पानी रुका हुआ है तो, अगर पानी रुका हुआ है तो, लेकिन जब आप बहते हुए पानी में, बहते हुए पानी में, ध्यान सुनिए, अब ये नदी में कूद गए आप, और नदी में जो पानी है वो रेस्ट में नहीं है, नदी का पानी बह रहा है इस स्पीड से, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दिस इज वी आर नॉट। ठीक है। और ऐसे में अगर आप केवल, आपको कोई नदी में फेंक भी दे, आप खुद से कोई मोशन ना करें, बस जाके कोई फेंक दे आपको नदी में, या ठीक है, तो नदी अगर बहुत तेज है तो वो आपको बहा ले जाएगी। यस और नो? तो आपसे अगर कोई पूछे कि तुम किस स्पीड से तैर रहे हो, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ स्विमिंग, तो आप कहेंगे मैं तो तैर ही नहीं रहा। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, अब दो लोग इसमें फेंक दिए गए मान लो नदी में, और दोनों ही तैर नहीं रहे, तो दोनों को नदी बहा ले जाएगी सेम स्पीड से। ध्यान समझना, जो नदी की स्पीड है वही इनकी स्पीड बन जाएगी। तो अगर मैं कहूं कि इस आदमी की स्पीड, इस आदमी के रेस्पेक्ट में जो नदी के अंदर ही है, क्या आएगी आपकी? 0। लेकिन अगर ग्राउंड पे खड़े आदमी से पूछूं मैं, तो इन दोनों की स्पीड किसके इक्वल आएगी? रिवर की वेलोसिटी के इक्वल, रिवर की वेलोसिटी के इक्वल। ठीक है। लेकिन अगर मान लो ये आदमी खुद भी तैरना शुरू कर दे, और खुद जिस स्पीड से तैरता है उसको हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, अगर वो इस स्पीड से तैरने लगे, तो नदी तो इसको एक वेलोसिटी दे ही रही है वी आर, साथ साथ में ये खुद के भी एफर्ट लगाने लग गया वी एस डब्ल्यू। तो अब ग्राउंड पे खड़े आदमी को इसकी स्पीड कितनी दिखाई देगी? तो आप कहेंगे वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर is equal to velocity of swimmer with respect to ground minus velocity of water with respect to ground, यानी कि velocity of swimmer with respect to ground will be equal to vsw plus vwg, ये फॉर्मूला बनेगा। यानी कि velocity of swimmer with respect to ground, अगर ये आदमी नदी की डायरेक्शन में तैरना शुरू करता है तो उसकी खुद की वेलोसिटी जो पानी के अंदर वो तैर सकता है, प्लस रिवर की वेलोसिटी, दोनों ऐड हो जाएंगी। यानी कि ग्राउंड पे खड़े आदमी को ये और तेजी से चलता हुआ दिखाई देगा। इट्स ए कॉमन सेंस बेटा। और अगर कोई आदमी नदी के अपोजिट डायरेक्शन में तैर रहा है, तो अगर कोई आदमी नदी के अपोजिट डायरेक्शन में तैर रहा है, तो उस केस में जो वेलोसिटी ऑफ स्विमर है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड,
वो कितना आएगा, वी एस डब्ल्यू माइनस वी आर, वी एस डब्ल्यू माइनस वी आर, क्योंकि रिवर अब अपोजिट डायरेक्शन में है और स्विमर की वेलोसिटी अलग है, तो रिवर यहाँ पर उसको क्या करेगी, अपोज, यहाँ पर रिवर उसको क्या करेगी, सपोर्ट। तो जब आदमी नदी की डायरेक्शन में तैरता है तो उसको हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम मोशन, डाउन स्ट्रीम मोशन। और उस टाइम पर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी बनती है स्विमर की, उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम वेलोसिटी। और जब वो नदी के अपोजिट डायरेक्शन में बहता है तो जो स्पीड बनती है उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम वेलोसिटी। आई होप आपको ये दोनों टर्म क्लियर होंगे, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी बड़ी बात नहीं है, आप सिंपल से समझिए। ये नदी है, नदी अगर इस तरफ बह रही है वी आर से विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और आप भी तैरना शुरू करते हैं इसी डायरेक्शन में अपनी उस स्पीड के साथ जिस स्पीड से आप स्विमिंग पूल में तैर सकते थे, उसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो जब आप इस बहते हुए पानी में कूदेंगे, यानी कि वेलोसिटी ऑफ वाटर यहाँ पर कितनी है, दैट इज वी आर, तो तब जो आपकी नेट वेलोसिटी होगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो वो इन दोनों स्पीड का सम हो जाएगी वी आर प्लस वी एस आर या वी एस डब्ल्यू। क्या ये बात क्लियर हो गई, लेट मी नो, बताइए। क्या इनका मतलब क्लियर है आपको। अब वी आर है नदी की स्पीड, वी एस आर है वो स्पीड जिससे स्विमर रुके हुए पानी में तैर सकता है पानी के रेस्पेक्ट में, दैट इज कॉल्ड वी एस आर। तो अब इस पर जो बेस्ड क्वेश्चन मैंने आपको पीडीएफ 1 में दे रखा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो क्या है, एग्जाम्पल नंबर 12 पढ़िए सभी लोग। एग्जाम्पल नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 12 में आपसे कह रहा है a swimmer can swim with speed, इसमें एग्जाम्पल नंबर 12 में पढ़िए क्या कह रहा है आपसे। A swimmer can swim with speed, अभी आप सॉल्व करके बताएंगे मुझे। यहाँ पे एक स्विमर है that can swim with a speed 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब क्या है, स्विमिंग पूल। स्टिल वाटर का मतलब क्या है, स्विमिंग पूल। यानी कि वो आपको क्या दे रखे हैं, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जब पानी रुका हुआ है तो अपने एफर्ट से वो कितना तैर सकता है, 20 मीटर पर सेकेंड। Find its downstream and upstream velocity when in swim in river having flow of 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर पानी की स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड हो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो बताओ उसकी डाउन स्ट्रीम वेलोसिटी और अप स्ट्रीम वेलोसिटी कितनी होगी, बताइए। वेलोसिटी ऑफ डाउन स्ट्रीम, वेलोसिटी ऑफ अप स्ट्रीम। इसका मतलब जब वो पानी की तरफ बहेगा और पानी के अपोजिट डायरेक्शन में बहेगा, बताइए क्या क्या होंगे। सर डाउन स्ट्रीम 25 और अपस्ट्रीम 15। हाँ, डाउन स्ट्रीम होगी 25, यानी कि 20 प्लस 5, और अप स्ट्रीम होगी 20 यस माइनस सर। 5, दैट इज 15। आई होप दिस इज क्लियर। जब आप पानी की तरफ बहेंगे यस 25, और जब पानी के अपोजिट बहेंगे तो 15। चलिए नेक्स्ट बताइए, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए
यहाँ पे रिवर फ्लो कर रही थी बेटा, ध्यान समझना। हियर इज ए रिवर which is flowing, which is flowing at some speed. Let us suppose here is a speed which is river जो है वो फ्लो कर रहा है मान लो 20 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। और इसमें ये वेलोसिटी ऑफ वाटर है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ वाटर। और इसमें बेटा लेट अस सपोज इट इज गिवन कि एक स्विमर है, वो इस डायरेक्शन में पहले तैरना शुरू करता है, ठीक है। और उसकी स्पीड आपकी दे रखी है कुछ, ठीक है। t इक्वल टू 0 पे तैरना शुरू करता है, तो यहां से यहां तक जाने का टाइम, नदी की जो विड्थ है मान लो l डिस्टेंस है, लेंथ जो है वो l है, तो वो यहां से यहां गया, उसको टाइम लगा मान लीजिए 4 सेकेंड। और जब वापस यहां से इधर आया, तो यहां से यहां तक जाने में लगे थे 4 सेकेंड, और वापस जब यहाँ लौट के आया तब तक हो गए 12 सेकेंड। तो केवल इतना डेटा दिया है, आपको बताना है कि ये लेंथ कितनी है नदी की, और जो स्विमर है उसकी स्टिल वाटर में स्पीड कितनी है, मतलब उसकी स्विम करने की स्पीड क्या है, ये बताना है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्विमर, ये बताना है। बताइए, बताइए बेटा जल्दी। आपको केवल ये डेटा दिया है कि नदी बह रही है 20 मीटर पर सेकेंड से, और एक स्विमर ने यहां से तैरना शुरू किया, यहां तक पहुंचा वो 4 सेकेंड में, और फिर तैरने के बाद वापस आ गया वो 12 सेकेंड में। बताइए क्या आंसर आएगा। तो देखो, जब ये नदी की डायरेक्शन में तैर रहा है तो इसकी स्पीड इफेक्टिवली कितनी हुई होगी, 20 प्लस जो भी इसकी स्पीड है तैरने की, BSW, ठीक है। और इसको टाइम कितना लगा होगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू 4 सेकेंड। ये पहली इक्वेशन हो गई। और जब ये अपोजिट डायरेक्शन में तैर रहा होगा तो अगेन डिस्टेंस कवर की L, और अब इसकी जो स्पीड हो गई होगी वो हो गई होगी BSW माइनस नदी की स्पीड दैट इज 20, एंड दिस इज इक्वल टू एक्स्ट्रा टाइम कितना लगा, 4 से 12 सेकेंड, यानी कि 8 सेकेंड। तो अगर आप ध्यान से देखें इन दोनों इक्वेशन से आई कैन कैलकुलेट L एंड VSW। कैसे, अगर आप इन दोनों का रेशियो ले लें तो ये आपका बनेगा VSW माइनस 20 डिवाइडेड बाई 20 प्लस VSW इज इक्वल टू 4/8। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम 1/2, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 VSW माइनस 40 इक्वल टू 20 प्लस VSW। तो ये VSW इधर जाएगा तो ये बनेगा VSW इक्वल टू, ये बनेगा 60।
यानी कि जो स्विमर है वो जिस स्पीड से तैर सकता है इट इज 60 मीटर पर सेकेंड, इट इज 60 मीटर पर सेकेंड इन स्टिल वाटर। और अब अगर लेंथ निकालनी है तो आई कैन से L इज इक्वल टू 4 इंटू 20 प्लस 60, दैट इज 320 मीटर, 320 मीटर। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको? बताइए whether this question clear to you or not। ठीक है, नाउ लेट मी गिव यू एक क्वेश्चन, आप ट्राई करें। यहाँ पे एक रिवर है और एक रिवर की स्पीड है मान लीजिए 20 मीटर पर सेकेंड, और जो पर्सन है वो तैर लेता है, उसकी स्पीड है 10 या उसकी स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो एक आदमी ने क्या किया, यहां गया और वापस लौट के आया, तो ये t इक्वल टू 0 है। अब आपसे कहा गया कि वापस आने में जो टोटल टाइम लगा वो आपका टोटल टाइम है 12 सेकेंड। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि उसने टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन वाटर। बताइए, सोचिए जरा। बताइए मीत, क्या आंसर आएगा? सर 600 मीटर। 600 मीटर। देखो कैसे निकाला हमने, सर ये डिस्टेंस एल ले लेंगे, ये डिस्टेंस एल ले लेंगे, और सर ये जो वेलोसिटी ऑफ स्विमर सर ये हो मतलब जाएगी। अपस्ट्रीम में, सर ये अपस्ट्रीम में जा रही है वेलोसिटी, ये हाँ, बिल्कुल रिवर की डायरेक्शन में तैर रहा है, तो सर 20 प्लस में 30 50 हो जाएगा बहुत बढ़िया बेटा। स्पीड। सर एल अपॉन में 50, टोटल टाइम 12 है, एल अपॉन में 50 इक्वल टू 12। एल अपॉन में 50 इज इक्वल टू 12। 12 सर, तो सर ना टोटल ना, सर इतना एल अपॉन में डिस्टेंस। 50 12 नहीं है, ये सर टोटल टाइम डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक आने में लगा 12 है। यस सर। तो एल अपॉन में 50 तो कितना आएगा, T1। ये तो यहाँ तक का टाइम निकाला बेटा आपने। यस सर। अब जब यहां से वापस गया तो एल अपॉन में क्या लिखोगे? हाँ बोलो बोलो।
सर L अपॉन में 50 इक्वल टू T2। हाँ सर L अपॉन में एल 10 अपॉन इज में इक्वल टू T2। L अपॉन में 10 इज इक्वल टू T2। एल अपॉन में 10, यस। 30 माइनस 20 इज इक्वल टू T2। और अब इन दोनों का जब सम करोगे तो ये बनेगा L बाई सर इसका आंसर 100 है। इसका आंसर 100। देखते सर हैं अभी। 100 आंसर। हाँ देखते हैं। L/50 प्लस L/10 इक्वल टू कितना आएगा? T1 प्लस T2। और T1 प्लस T2 टोटल कितना दिया है? 12। यस और नो? यस सर। तो यहां से अब जब सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 5L/50 और ये बनेगा 6L/50 इज इक्वल टू 12। तो L इक्वल टू आ जाएगा 100। हाँ बिल्कुल, ये जब आपने सही निकाला है, 100 इज द करेक्ट आंसर। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? बताओ, बताएं बेटा। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, शाबाश। अगला देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है? लिफ्ट प्रॉब्लम है ये। अगला देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है लिफ्ट प्रॉब्लम। लिफ्ट के अंदर, मतलब आप समझ रहे हैं आपने क्या सीख लिया बेटा? ये अभी अभी कि आप नदी की लेंथ मेजर कर सकते हैं बिना किसी इंची टेप के। नदी थोड़ी हम मीटर लेके नापते हैं उसकी लेंथ। केवल इस बात से मेजर किया जा सकता है नदी की लेंथ को कि उसको कितनी कितनी देर में हम ट्रेवल करके आए वापस। ठीक है, जाने का टाइम, आने का टाइम, नदी की स्पीड, हमारी स्पीड, तो उतने से मतलब हम जो टाइम है जब तैरना शुरू किया था वो टाइम मेजर कर लिया और वापस आ गए वो टाइम मेजर कर लिया, तो उतने से वी कैन फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द रिवर। अब लिफ्ट के कई प्रॉब्लम्स आते हैं रिलेटिव मोशन में, तो वो समझो थोड़ा लिफ्ट को कैसे एनालाइज करना है, हाउ टू एनालाइज लिफ्ट। देखो, जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पर एक लिफ्ट है, ठीक है, और आप लिफ्ट में खड़े हुए हैं। ठीक, ध्यान सुनना मेरी बात। आप लिफ्ट के अंदर खड़े हैं, अब आपके हाथ में एक घड़ी है। ठीक, जो टाइम बताती है। और मान लो आपके पास यहाँ पर एक स्केल है, एक बड़ी सी स्केल। ठीक, दो चीजें हैं, एक घड़ी है और एक स्केल है, और आप एक लिफ्ट के अंदर खड़े हैं। मुझे ये बताओ, जब लिफ्ट बंद होती है, जब लिफ्ट बंद होती है तो आपको कैसे पता चलता है कि लिफ्ट ऊपर जा रही है या लिफ्ट नीचे आ रही है? ये कैसे पता चलता है, बताइए? या लिफ्ट रुकी हुई है, ये कैसे पता चलता है बेटा? मीत बता रहा है, बताओ मीत। सर फील होता है जब ऊपर जा रही होती है तो, और नीचे आ रही होती है तो भी। तब क्या होता है? सर फील होता है। फील होता है। क्या फील होता है बताओ? सर तब लिफ्ट ऊपर जा रही होती है तो सर पता लग जाता है, मतलब इस तरीके से फील होता है कि हाँ भाई ऊपर जा रही है लिफ्ट। हाँ। अच्छा, जब मान लो कोई पहली बार लिफ्ट में चढ़े, जैसे ये जो फीलिंग के बेसिस पे हम पता करते हैं वो तो दूसरी बार में पता करते होंगे कि देखो जब ऐसा फील हो रहा है
तो हम ऊपर चढ़ गए बिल्डिंग पे, और जब ऐसा फील हो रहा है तो हम नीचे आ गए बिल्डिंग पे। ये चीज पहली बार में तो फील की होगी आपने, पता किया होगा कि अच्छा ऐसा ऐसा होने पे ऐसा ऐसा फील होता है। दूसरी बार में जब आपको वैसा फील हुआ होगा तो आप समझ गए होंगे कि आप ऊपर जा रही है, और अब ऐसा फील हो रहा है तो नीचे आ रही है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मान लो कोई पहली बार लिफ्ट में चढ़ा है, द वेरी फर्स्ट टाइम, वो कैसे पता करेगा कि लिफ्ट ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है? मान लो उसको कुछ फीलिंग आ रही है, अब वो ये तो समझ आ गया उसको कि लिफ्ट चल पड़ी है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो ट्रू। ये पता चल गया उसको कि वो चल पड़ी है, नहीं? यस सर। और इनफैक्ट जब पहली बार कोई लिफ्ट में चढ़ा होगा तो जो फीलिंग आती है लिफ्ट चलने के बाद, उसे क्या पता लिफ्ट चल पड़ी है? हो सकता है किसी ने लिफ्ट पर कोई और वजन रख दिया हो, या लिफ्ट को कोई और तरीके से डिस्टर्ब कर रहा हो। वो लिफ्ट के चलने की फीलिंग है, ये कैसे पता है उसको? ये तो बाद में पता चलेगा जब वो लिफ्ट खुलेगी और वो देखेगा कि मैं तो नीचे आ गया या मैं ऊपर चला गया। तो ये भी आपको पहली बार एक्सपीरियंस करने के बाद ही पता चलेगा कि अच्छा जब ऐसा फील हो इसका मतलब लिफ्ट चल रही है। और जब दो तरह की फीलिंग आती है, दोनों में से अगर एक भी फीलिंग आ गई इसका मतलब लिफ्ट चल रही है। अब उसमें भी अगर पहले वाली फीलिंग आई तो ऊपर चल रही है, दूसरी वाली फीलिंग आई तो नीचे आ रही है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आदमी पहली बार लिफ्ट में एंटर किया है और अचानक से उसे कुछ फीलिंग आई, अब उससे उसे ये कैसे श्योर होगा कि लिफ्ट चल रही है? ये भी तो हो सकता है कि लिफ्ट में कोई और चीज हो रही हो, उसके लिफ्ट के ऊपर कोई और वजन आ गया हो, या लिफ्ट में कोई वाइब्रेशन वैसे ही डेवलप हो गया हो। हाउ ही विल कम टू नो कि लिफ्ट मोशन में है या नहीं? बताइए, बिना लिफ्ट को खोले, बिना लिफ्ट को खोल के देखे हुए, हाउ ही विल कम टू नो कि लिफ्ट मोशन में है या मोशन में नहीं है? बताइए, क्या कोई और तरीका है? मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? क्या आप मेरे क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं बेटा? हाँ, ठीक है, ठीक है। तो देखिए, एक तरीका तो क्या है बेटा इसका, ध्यान समझिए। अगर मैं आपसे कहूं कि एक लिफ्ट जो है वो, ध्यान सुनना बहुत, ये जो आदमी है जो इस लिफ्ट के अंदर खड़ा है यानी कि आप, अगर आप यहाँ पे ग्राउंड में खड़े हो, और ध्यान समझना, इसमें खड़े हो ग्राउंड पे, लिफ्ट के अंदर नहीं है आप किस पे हैं? ग्राउंड पे। और आपने देखा कि ग्राउंड से एच हाइट ऊपर अगर आपने एक कॉइन को ड्रॉप किया, तो ये कॉइन कितनी देर में नीचे गिरेगा? बताइए जरा, व्हाट इज द टाइम ऑफ स्ट्राइकिंग द कॉइन विद द ग्राउंड? क्या आंसर आएगा इसका? ये टी कितना आता है बताइए? जब हम किसी कॉइन को एच हाइट से ड्रॉप करते हैं तो कितनी देर में नीचे टकराता है? सर माइनस एट सेकेंड। हाँ? नहीं पता सर। भूल गए आप? मोशन अंडर ग्रेविटी में ये फॉर्मूला याद है आपको, रूट अंडर 2h/g? यस सर। तो ये यही तो था। अगर किसी कॉइन को एच हाइट से ड्रॉप कर दें तो कितनी देर में वो ग्राउंड पे टकराता है? तो आंसर इज रूट अंडर 2h/g। यस और नो? यस सर। अब ध्यान से समझना बेटा, जब ये आदमी यहां पर
इस लिफ्ट में खड़ा है, तो इसने क्या किया, इसने स्केल से मेजर करके एच हाइट पर एक कॉइन को रिलीज किया। ठीक है, सेम इसी हाइट एच के बराबर एक हाइट एच पर एक कॉइन को क्या किया, ड्रॉप, और फिर घड़ी में टाइम देगा। अगर ये लिफ्ट एक्चुअल में रेस्ट में है तो ये कॉइन कितनी हाइट ट्रेवल करेगा गिरने से पहले, बताइए। बेटा अगर लिफ्ट रेस्ट में है तो इसका बेस भी किसमें होगा, रेस्ट में। और अगर एक आदमी ने लिफ्ट के अंदर एच हाइट पर एक कॉइन को ड्रॉप किया तो ये कितनी हाइट ट्रेवल करेगा बेस पर गिरने से पहले, बताइए। यस सर √2GH। बेटा ये हाइट एच है, मैं ये पूछ रहा हूं ये हाइट एच गिवन है, ये एच मान लो है 20 सेंटीमीटर, तो नीचे गिरने में टाइम ग्राउंड पे लगा 2 × 20/10, 20 मीटर है मान लो, तो टाइम लगा √2 × 20 डिवाइडेड बाई 10, दैट इज 2 सेकेंड। अब मैंने लिफ्ट के अंदर सेम हाइट 20 मीटर पर एक कॉइन को ड्रॉप किया, और मैं ये कह रहा हूं कि लिफ्ट आपकी रेस्ट में है अगर, तो बेस भी रेस्ट में होगा। ग्राउंड पे खड़े आदमी के हिसाब से अगर ये लिफ्ट रेस्ट में है, तो अगर ये लिफ्ट रेस्ट में है तो ये बेस भी यहीं पर रहेगा। और अगर आदमी ने कॉइन ड्रॉप किया है तो ड्रॉप होके बेस तक जब ये कॉइन गिरेगा तो वो कितनी हाइट ट्रेवल करके गिरेगा, वैल्यू बताओ उसकी मुझे। अरे भैया बेस से कितनी हाइट से छोड़ा है उसने, कॉइन को बेस से कितनी हाइट पे छोड़ा है। मीत, मैं दे रहा हूं ना सर क्वेश्चन में कि बेस से कितनी हाइट से छोड़ा है, 20 मीटर से, यस सर। तो गिरने से पहले वो कितनी हाइट ट्रेवल करेगा। आप ज्यादा सोच रहे हो, इधर उधर कुछ पता नहीं क्या सोच रहे हो। अरे बहुत सिंपल सी चीज है यार, मैं यहां से किसी चीज को 20 मीटर से छोड़ रहा हूं, ये हाथ से 20 मीटर से ऊपर से छोड़ रहा हूं, अगर मेरा हाथ यहीं पर है अपनी जगह, तो गिरने से पहले ये कितनी हाइट कवर करेगा। सर 20+H। है सर 20+H। ये जब कुछ बोलना चाह रहा है, बताओ ये जब। सर 20 मीटर। पता नहीं मीत ये बात क्यों नहीं जैसे समझ पा रहा है, वो कुछ पता नहीं कुछ और सोच रहा है, पता नहीं कोई ज्यादा इक्वेशंस वगैरह लगा रहा है। मीत बेटा मैं ये कह रहा हूं कि ये हथेली है मेरी, इस हथेली से 20 मीटर ऊपर से मैंने ये पेन छोड़ा और हथेली यहीं पर है, तो जब ये गिरेगा तो ये कितनी हाइट ट्रेवल करके आएगा। सर 20 मीटर। सर 20 मीटर ही करेगा। अरे यार इतने में बताओ मीत, है ना। सर इसमें तो बहुत सिंपल चीज पूछ रहा हूं सॉरी मैं। सर। इसमें देखो यही होता है, हम क्या होते हैं कई बार बहुत ज्यादा चीजें सोचने लग जाते हैं, ये इक्वेशन वो इक्वेशन, और जबकि हम बिल्कुल सिंपल चीज
देख रहे हैं। और वो सिंपल चीज क्या है कि अगर मैंने लिफ्ट के अंदर h हाइट से कोई ऑब्जेक्ट छोड़ा और अगर मेरी लिफ्ट रेस्ट में है, यानी कि ये बेस रेस्ट में है, तो ये कितनी देर मोशन अंडर ग्रेविटी करेगा, कितनी डिस्टेंस तक, 20 मीटर तक। यानी कि जो टाइम घड़ी में होगा वो भी कितना आएगा, √2 इंटू 20 डिवाइडेड बाई जी, यानी कि 2 सेकेंड। यस और नो? यस सर। तो इसका मतलब अगर मैंने लिफ्ट के अंदर एक कॉइन छोड़ के देखा और कॉइन छोड़ने के बाद कितनी देर बाद वो फ्लोर पे गिरा, वो टाइम अगर इस √2h/g के इक्वल है, √2h/g के, इसका मतलब लिफ्ट किस में है आपकी, रेस्ट में। इसका मतलब लिफ्ट किस में है, रेस्ट में। क्या ये बात क्लियर हुई? यस सर। तो अब मुझे ये बताओ कि ये कैसे पता करेंगे कि लिफ्ट ऊपर जा रही है। अगर लिफ्ट ऊपर जा रही होगी तो जब ये पेन तुम यहां से छोड़ोगे 20 मीटर की हाइट से, तुमने छोड़ दिया, अब लिफ्ट भी ऊपर आ रही है, तो अब इस पेन ने जो हाइट कवर की ग्रेविटी में, वो 20 से ज्यादा होगी या कम होगी? सर कम होगी। 20 से कम होगी। इसका मतलब अब जो टाइम लगेगा वो 2 सेकंड से ज्यादा आएगा या कम आएगा? सर कम आएगा। कम आएगा। इसका मतलब अगर आपका जो टाइम है कॉइन के जमीन पे गिरने का, वो अगर लेस देन √2h/g आ रहा है, इसका मतलब लिफ्ट कहाँ जा रही है आपकी, ऊपर या नीचे? सर ऊपर। ऊपर। और अगर t ग्रेटर देन √2h/g आ रहा है तो लिफ्ट कहाँ जा रही है, सर नीचे। नीचे। तो अब आप समझे कि अगर आप पहली बार लिफ्ट में अंदर जा रहे हैं और आपको ये पता करना है कि लिफ्ट रुकी हुई है या चल रही है या ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है, तो आप सिंपली एक कॉइन गिरा के पता कर सकते हो कि इस कॉइन को गिरने में कितना टाइम लगा। एम यस। आई क्लियर? बोलो यस और नो, बताइए। तो लिफ्ट के रेस्पेक्ट में चीजें कैलकुलेट करना हमें आना चाहिए। ठीक है। हम बेसिकली क्या करेंगे इस केस में, जैसे मान लो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं कि मान लीजिए यहाँ पर एक लिफ्ट है और उसमें एक आदमी खड़ा है और उसने एक कॉइन को t=0 पर h0 हाइट से रिलीज कर दिया, और अगर लिफ्ट मान लीजिए 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रही है, तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द टाइम आफ्टर विच कॉइन विल फॉल ऑन द फ्लोर। कितनी देर बाद ये जो कॉइन है वो फ्लोर पे गिर जाएगा। तो आप क्या करेंगे, सिंस आप हैं लिफ्ट के अंदर, तो आप इस कॉइन का मोशन अपने रिस्पेक्ट में देखेंगे। तो आप कहेंगे कि इनिशियली, सबसे पहले आप इस कॉइन की इनिशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट कितना आएगा, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट माइनस वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट। तो कॉइन की वेलोसिटी है 0 और लिफ्ट की वेलोसिटी ऊपर है 20, तो कॉइन की वेलोसिटी आपको कहां दिखाई देगी, -20 मीटर पर सेकेंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है। फिर एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट,
तो एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट, तो एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, सिंस ये मोशन अंडर ग्रेविटी करेगा, तो मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब नीचे की तरफ आएगा माइनस जी, और लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, तो लिफ्ट का एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। तो एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट आ गया माइनस जी, वेलोसिटी ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट आपके आ गई -20। तो अब अल्टीमेटली लिफ्ट के रेस्पेक्ट में उसे कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, तो सिंस वी आर कैलकुलेटिंग ऑल द थिंग्स विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, तो लिफ्ट को रेस्ट में मान लेंगे, और लिफ्ट को रेस्ट में मानकर अगर हम देखें टकराने के लिए अब इस ऑब्जेक्ट को कितनी हाइट नीचे आना पड़ेगा, दैट इज h नॉट, यानी कि जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, दैट इज -h नॉट, -h नॉट। और मान लीजिए ये आपका 20 मीटर है, तो ये बन जाएगा -20 मीटर। तो जब हमने सारी चीजें लिफ्ट के रेस्पेक्ट में निकाल ली, तो अब हम लास्ट में एक इक्वेशन लिखेंगे, दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशन, और वो क्या बनेगा, s रिलेटिव इज इक्वल टू u रिलेटिव प्लस हाफ इंटू a रिलेटिव इंटू t स्क्वायर। तो यहां से s रिलेटिव की अगर हम बात करें तो वो है -20, u रिलेटिव है -20 इंटू t, 1/2 a रिलेटिव की जगह 10 आ गया इंटू t स्क्वायर। तो यहां से जब सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 5t स्क्वायर प्लस 20t माइनस 20 इक्वल टू 0। तो ये जो क्वाड्रेटिक बनी आपकी बेटा, ये क्वाड्रेटिक आपको फाइनली वैल्यू देगी टाइम की, तो दैट इज t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 5 माइनस 4 is equal to 0. So this quadratic will give you the expression of time after which the coin will fall on the floor of the lift. क्या ये क्वेश्चन क्लियर है बेटा, बताइए जल्दी बताएं। तो इस तरीके से हम लिफ्ट के अंदर चीजें बता सकते हैं कि कितनी देर बाद चीजें एग्जैक्टली हैपन होंगी, अगर हम लिफ्ट के रेस्पेक्ट में सभी पैरामीटर्स को लिखना सीख लें। तो अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, अभी हमारे पास 8 या 9 मिनट है लगभग, तो आप इसको ट्राई करिए और आंसर निकाल के बताइए। एग्जाम्पल नंबर 13 ऑफ दिस पीडीएफ, एग्जाम्पल नंबर 13 ऑफ दिस पीडीएफ, देखिए ध्यान से। A body is thrown up in lift with a velocity, देखिए इधर ध्यान से, यहाँ पे एक लिफ्ट है और वो आपसे कह रहा है कि a body is thrown up in a lift with a velocity u, a body is thrown up in a lift with a velocity u relative to the lift, u relative to the lift, and time of flight is found to be t, यानी कि velocity of object with respect to lift वो है आपका u, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब जितनी देर में ये ऊपर जाके वापस नीचे गिरा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपका है जितनी देर में वो नीचे आ गया, दैट इज t। द एक्सेलरेशन विथ व्हिच लिफ्ट इज मूविंग, देखो बेटा मतलब केवल इतना डेटा दिया हुआ है, हमने ये तो पता कर लिया, ये भी बहुत ध्यान से समझिए कि लिफ्ट ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है,
लेकिन अब अगर मैं ये पता करना चाहता हूं कि लिफ्ट में एक्सेलरेशन है या नहीं, लिफ्ट में एक्सेलरेशन है या नहीं, तो वो इन दो डेटा से कैलकुलेट किया जा सकता है कि आप लिफ्ट में एक ऑब्जेक्ट को फेंकिए कुछ स्पीड से, यू रिलेटिव, लिफ्ट के रेस्पेक्ट में, मतलब एक आदमी क्या करे, किसी चीज को फेंके ऊपर और फिर ये टाइम नोट कर ले कि कितनी देर बाद वो वापस गिरा, वो है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इन दो डेटा से आप ये पता कर सकते हैं कि आपकी लिफ्ट मोशन में है, लिफ्ट का कोई एक्सेलरेशन है या नहीं। तो ध्यान से समझिए, जब हम ग्राउंड पे खड़े होकर किसी चीज को फेंकते हैं तो वापस आने में टोटल टाइम कितना लगता है, 2u/g, 2u/g। अब आप यहां पर देखिए, जब आपने इसको यहां से उछाला और ये वापस लिफ्ट पे गिरेगी, अब सिंस आपकी जो लिफ्ट है वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है, मतलब जितनी देर में ये ऐसे जाके वापस आएगी उतनी देर में हो सकता है ये लिफ्ट थोड़ा सा ऊपर चल गई हो, लाइक दिस। यानी कि यहां से तुमने फेंका था और हो सकता है वो नीचे आते टाइम जब यहां पर पहुंचा पॉइंट, उतनी देर में लिफ्ट ने ये डिस्टेंस ट्रेवल कर दी हो। तो यहां से लेके जो टाइम है t=0 और इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है t1, ये पक्की बात है कि ये जो t1 है वो 2u/g से तो कम आने वाला है, 2u/g से कम आने वाला है। इज दैट क्लियर? लेट मी नो, क्या ये बात क्लियर हुई? यस। तो अब हम निकालेंगे फिर से वही चीज कि इसको फेंका था बेस से और बाद में भी ये कहां पर आ गया, लिफ्ट के बेस पर, यानी कि लिफ्ट के बेस से फेंका और लिफ्ट के बेस पे ही आ गया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट क्या होगा, 0, क्योंकि शुरुआत में भी लिफ्ट के बेस से फेंका था और लिफ्ट के बेस पे ही आ गया फिर से, यानी कि लिफ्ट के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। तो लिफ्ट के रेस्पेक्ट में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u, और लिफ्ट के रेस्पेक्ट में अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो पॉइंट का एक्सेलरेशन है ab माइनस al, तो पॉइंट का एक्सेलरेशन है -g और लिफ्ट का एक्सेलरेशन है a0, वो है ऊपर की तरफ, तो ये हमने इसीलिए प्लस a0 लिखा। तो उसको सॉल्व किया तो ये बन गया -g प्लस a0। तो अब हमें SBL पता है, UBL पता है, ABL पता है और टाइम ऑफ फ्लाइट पता है, यानी कि लिफ्ट में ये जो इंस्टेंट है इसको ही कैपिटल T माना है। तो हम इसमें जब आप अप्लाई करेंगे ये इक्वेशन कि SBL इक्वल टू UBL इंटू T प्लस हाफ ABL इंटू T स्क्वायर, तो SBL की जगह लिखेंगे 0, UBL की जगह लिखेंगे u इंटू टी माइनस 1/2 g प्लस a0 इंटू टी स्क्वायर। तो ये यहां से बन जाएगा, t कॉमन लेके गया, इट इज 2u अपॉन g प्लस a0 इज इक्वल टू t। तो यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 2u इज इक्वल टू g इंटू कैपिटल T प्लस a0 कैपिटल T, और यहां से ये बनेगा 2u माइनस gt डिवाइडेड बाई 2u माइनस, आपको एक्सेलरेशन निकालना था, 2u माइनस gt डिवाइडेड बाई कैपिटल T, दिस इज इक्वल टू a0। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट। आई होप दिस इज क्लियर। बताइए, क्या ये चीज क्लियर है बेटा? बताइए जल्दी।
चलिए, तो आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। हमने रिलेटिव मोशन इन 1D में जितने भी पॉसिबल 13 मॉडल थे प्रॉब्लम्स, वो हमने सारी डिस्कस कर लिए हैं। आप इनका रिवीजन करिए अच्छे से एक बार इन 13 प्रॉब्लम्स का, और उसके बाद फिर हम कल के लेक्चर में अब शुरू करेंगे रिलेटिव मोशन इन 2D। 2 डायमेंशनल मोशन में रिलेटिव मोशन कैसे होती है, that we will see in the next class. I hope this lecture is clear to you. Take care. Bye bye.